हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग जो है ना स्पेस टेक के बारे में बात करेंगे। स्पेस टेक प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। और स्पेस टेक्नोलॉजी से ना हर बार बीपीएससी में क्वेश्चंस रहते हैं। और इस बार आपको पता ही है, सारे टीचर्स लगभग बोल रहे हैं कि साइंस एंड टेक का वेटेज हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो अगर साइंस एंड टेक का वेटेज ज़्यादा होगा ना तो स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस 1 2 3 के आसपास आ सकते हैं। मैं बता देता हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी को इन डिटेल आज, और इससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? न्यूक्लियर एनर्जी देखा था ना। न्यूक्लियर एनर्जी में हुआ क्या था ना कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर फिजन हो गया था और यहाँ पर फ्यूज़न हो गया था। तो वो उसको मैंने सही कर दिया है। फिर से मैं एक बार आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि कोई लार्ज एटम जो है ना उसको छोटा छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। और छोटा छोटा करने के बाद हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे लार्ज एटम को स्मॉल एटम के बाद हीट एंड एनर्जी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या होता है? एटम बम होता है। एटम बम क्या होता है भाई? वो डिस्ट्रॉयड मतलब होता है ना, डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अच्छा हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है ना कि हीट बहुत कम रिलीज़ होता है। क्या होता है? हीट बहुत कम रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से एनर्जी भी बहुत कम रिलीज़ होती है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर वेस्ट होता है। और ये एक चीज़ इसमें फ़ायदा क्या है, एक बेनिफिट क्या है कि इसमें कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। क्या होता है? कंट्रोल्ड रिएक्शन, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अनकंट्रोल्ड नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न की तरह। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन के स्मॉल स्मॉल एटम्स को, मतलब मान लीजिए ऐसे करके आप स्मॉल स्मॉल एटम्स को फ्यूज़ करते हैं, आपस में फ्यूज़ टुगेदर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लार्ज लार्ज एटम को बनाते हैं। उसके और लार्ज एटम के बाद ही हम लोग का क्या होता है, एनर्जी या हीट निकलता है। तो उसका रिएक्शन अगर आप देखेंगे ना इन डिटेल, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। स्मॉल स्मॉल एटम है, दोनों स्मॉल स्मॉल एटम है, उसको दोनों को मिलाया, उसके बाद बना दिया हीलियम। हीलियम के बाद क्या बन जाता है? हीट और एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है पता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपसे बीपीएससी पूछ भी सकती है कि सन जो है वो कौन सा न्यूक्लियर फ्यूज़न पे वर्क करती है या न्यूक्लियर फिजन पे वर्क करती है। सोलर एनर्जी हुआ या हाइड्रोजन बॉम्ब हुआ, ये सारा जो चीज़ है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न पे काम करता है। और आर्टिफिशियल सन के बारे में हम लोग देखे थे ना, चाइना बना रही है, साउथ कोरिया बना रही है, वो सारा हम लोग देखे थे। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में ही वो सारा चीज़ें आती है। और हीट इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियर वेस्ट काफ़ी कम होता है। और ये सबसे इसमें सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है ना कि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। एक बार रिएक्शन शुरू हो गया तो यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, राइट। तो चलते हैं, एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि ये मतलब गलत हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था, रिवर्स हो गया था, ऐसे हो गया था। तो उसको मैंने अभी ठीक कर दिया। और आपको पीडीएफ में जो है ना, पीडीएफ में सही करके दिया गया है। वहाँ पर जो आपको इसका जो आपको पीडीएफ है ना टेलीग्राम में अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर अपडेट करके दिया हुआ है। वहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस लेक्चर में ऐसा हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे आज का हम लोग का टॉपिक क्या क्या होगा? टॉपिक होगा स्पेस टेक्नोलॉजी। हम लोग देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या सैटेलाइट क्या होते हैं, शटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सैटेलाइट क्या क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसको बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसको बोलते हैं, निसार प्रोजेक्ट क्या है, इनसेट सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, तो लॉन्च व्हीकल किसको बोलते हैं, यहाँ वहाँ पे सही होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, जेट इंजन आप किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग सारा चीज़ देखेंगे आज। उसके बाद यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं, इनसेट जी सेट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग स्पेस मिशन ऑफ इंडिया देखेंगे, जीपीएस देखेंगे, चंद्रयान 1 देखेंगे, मंगलयान 1 देखेंगे, एस्ट्रोसेट देखेंगे, ठीक है, चंद्रयान 2 फिर देखेंगे, 3 देखेंगे, आदित्य L1 देखेंगे, आर्टेमिस एकॉर्ड देखेंगे, इनसेट 3DS देखेंगे, सागर संपर्क, ऐसे करके पुष्पक, जेम्स वेब टेलीस्कोप, सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो लेक्चर है ना स्पेस टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आप ना अच्छे से इस वीडियो को करके जाना। और मैं इसमें करंट अफेयर्स भी सारा इनकलकेट किया हूँ, ठीक है। लेकिन आप फिर भी जो आप वन लाइनर वाला पढ़ते हैं ना, जो भी ईयरली मैगज़ीन आता है, हमारे चैनल में भी आपको मिल जाएगा ईयरली मैगज़ीन का कंपाइलेशन, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेक्चर। तो आप वो सारा चीज़ें वहाँ से भी कुछ कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने
1 साल के करंट अफेयर्स को सारा कुछ मर्ज करके इनकलकेट करके मैं इस लेक्चर को तैयार किया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको पता ही है 13 अक्टूबर को हम लोग का पहला टेस्ट है, फिर 20 अक्टूबर के होगा, फिर 27 अक्टूबर को होगा। और इसको आपको ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। क्या है, फ्रीली आपको मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल फॉर्म लिंक है, उसको जाकर के मतलब ऐसे करके आप ऑप्शन आएगा, क्लिक करिएगा तो ऐसा ऑप्शन आएगा, इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद इनरोल हो जाइएगा। आपको 13 अक्टूबर को आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। और उसके बाद आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या डिफिनेशन हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है ना 100 किलोमीटर जो है सी लेवल से इसके हाइट में होता है। और इसका बाउंड्री पता है क्या है, इसका बाउंड्री का नाम है करमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करमन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करमन लाइन। ये करमन लाइन क्या होता है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ का है ना एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर के बाद जो जगह बचती है ना, उस आउटर स्पेस वाला जो रीजन है, उसी को हम लोग, ये जो एक लाइन होगा ना यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ट्रांजिट होगा ना भाई, तो इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करमन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करमन लाइन। आपसे बीपीएससी बहुत सिंपली तरीके से पूछ सकता है कि स्पेस जो है, स्पेस और अर्थ का जो अर्थ और स्पेस को जो बीच में जो ये करता है, कौन सी लाइन डिवाइड करती है, तो वो क्या करती है, करमन लाइन। याद रखिएगा आप, करमन लाइन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है भाई, तो सैटेलाइट जो है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपको पता ही है, मून और सन जो है, मून और अर्थ जो है आपका क्या है, ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इसके बाद तो मून और अर्थ जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोग खुद बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, हम अपने यूज़ के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, हमारा वेदर उससे पता चले, हमारा नेविगेशन के बारे में, जैसे आप जीपीएस यूपीएस देखते हैं ना, जीपीएस देखते हैं या वेदर के बारे में देखते हैं, आपको तुरंत अलर्ट हो जाता है। कैसे आपको मिलता है, ये सारा चीज़ जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कमाल है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि सैटेलाइट एक और टाइप होता है, जिसको हम लोग 2 टाइप का सैटेलाइट से बोल सकते हैं। एक होता है इनर सैटेलाइट, एक होता है आउटर सैटेलाइट। इनर सैटेलाइट में क्या होता है कि वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये 36,000 किलोमीटर के अंडर में होता है। आपको पता ही है 36,000 के अंदर में अगर है तो उसे इनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर सैटेलाइट, जिसमें ग्रेविटी होती है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। और आउटर में क्या होती है, ग्रेविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी जो है वो नहीं होती है। और ये क्या होती है, मतलब 36,000 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, शटल किसको बोलते हैं, शटल। शटल जो है ना, शटल सबसे पहले कब आया था, 1981 में आया था। ये अब ये अपना यूज़ में नहीं है, तो इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो बस एक बार याद रखिएगा कि शटल जो है वो रीयूजेबल होता है। क्या होता है, रीयूजेबल, मतलब इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसमें एस्ट्रोनॉट लोग भी जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये स्पेस स्टेशन को ना बिल्ड करने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। किसको, स्पेस स्टेशन बनाने में हेल्प करता है क्या, शटल। और वो रीयूजेबल है, इसको याद रखना। ज़्यादा डिटेल जाएंगे नहीं, चूँकि ये बंद हो चुका है, 2011 में इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्टिंग ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में 2 टाइप का ऑर्बिट्स है। एक है डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एक है पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पहले। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले आता है लो अर्थ ऑर्बिट। क्या आता है, मैं सब बताऊँगा, लो अर्थ ऑर्बिट में कैसे क्या होता है बताऊँगा। अब उसके बाद आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। इसको हम लोग एलईओ बोलते हैं, इसको हम लोग एमईओ बोलते हैं, इसको हम लोग जियो बोलते हैं, इसको हम लोग हीओ बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये कितना, मतलब इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसका डिस्टेंस होता है आपका इतना, कितना, 50 से 2000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, कितना, 50 से 2000 किलोमीटर के बीच में। और ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका 20,000 किलोमीटर। यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 50 क्या है, यहाँ पर लियो है इतना, लियो कितना है, 100 से 2000 किलोमीटर मान के चलिए कि आप
यहाँ पे भी वही है अप्रोक्स में। उसके बाद आप देखिएगा जब मियो में क्या है कि मियो में है 2000 से 20,000 तक। कितना है? 2000 से 20,000 तक, 20,000 किलोमीटर, ठीक है। अब आएंगे हम लोग जियो में कितना होता है? जियो में होता है आपका 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर तक हम क्या बोलते हैं? जियो बोलते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट में। तो आपको पता ही है कि 36,000 से ऊपर होगा भाई, मोर देन 36,000 किलोमीटर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाई अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, राइट। ये आपको ग्राफ समझ में आ ही गया होगा। इसको अच्छे से पॉज कर लीजिएगा, फिर इसको अच्छे से इस फोटो को देख लीजिएगा। ग्राफ तो नहीं है ये फोटो को अच्छे से आप देख लीजिएगा, इस पिक्चर को, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट कैसे कैसे वर्क करती है, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है डिस्टेंस। और चलते हैं अब हम लोग देखते हैं पोजीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है ना। तो पोजीशन के अगर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलर ऑर्बिट। क्या देखेंगे हम लोग? पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का जो इंक्लिनेशन होता है ना वो 60 से 90 डिग्री तक होता है। कितना तक होता है? 60 से, मतलब उनका इंक्लिनेशन। और ये कितना, इसका डिस्टेंस क्या होता है? 200 से 1000 किलोमीटर। और इसका जो स्पीड होता है ना, एस से मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर? स्पीड, याद रखिएगा, एस से यहाँ पर स्पीड लिखा हुआ है। और इसका स्पीड जो होता है ना वो 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब आप बोलिएगा कि भाई पोलर ऑर्बिट का क्या काम होता है? पोलर ऑर्बिट का क्या काम होता है ना कि मतलब मान के चलिए कि जो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में जा रहा है, पोलर ऑर्बिट में जिसको सेट किया जा रहा है, मतलब पोलर ऑर्बिट कोई सैटेलाइट नहीं है, ये एक ऑर्बिट है। इसमें क्या किया जाता है? सैटेलाइट को सेट किया जाता है। और ये पोलर ऑर्बिट क्या होता है? 200 से 1000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा? आप पूछेंगे इसका काम क्या है पोलर ऑर्बिट का? तो भाई ये अर्थ को ना ऑब्जर्व करता है, कैसे, और मैपिंग करता है, वेदर बताता है, इन्वायरमेंटल रिसर्च करता है। लेकिन ये क्या है, नाम में क्या है, इसमें पोलर है तो ये पोलर ही साइड में करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पोलर सन सिंक्रोनस। देखिएगा सन क्या है, यहाँ पर सन आ गया और यहाँ पे क्या है? सिंक आ गया। आप कभी मोबाइल में देखते होंगे या कहीं पे भी सिंक का ऑप्शन आता है, सिंक, SNY। सिंक का मतलब ही होता है कि मतलब उसके साथ में चलना, ठीक है। तो इसी को हम लोग SSO भी बोलते हैं। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 800 किलोमीटर के आसपास होता है। और इसका जो है ना, मान के चलिए सन है ना, ये सन है और ये पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर है और यहाँ पर कोई हम लोग सेटेलाइट लगा रहे हैं तो सन के अकॉर्डिंग, मतलब सन के मतलब फिक्स्ड पोजीशन में होता है। ये फिक्स्ड पोजीशन में क्या होता है? फिक्स्ड पोजीशन में, मतलब सन अगर यहाँ पर रोशनी देगी तो ये सैटेलाइट वर्क करेगी। अदरवाइज अगर ये सन इधर रोशनी देगी इस तरफ तो ये सैटेलाइट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो इसका जो इंक्लिनेशन होता है ना वो ये होता है 98 डिग्री से 99 डिग्री के आसपास इनका इंक्लिनेशन होता है, मतलब झुकाव। और इसमें क्या है ना, क्लियर मैपिंग होता है। क्या होता है? क्लियर मैपिंग। क्योंकि भाई सन की रोशनी पड़ रही है, मान के चलिए ये कोई प्लेस है, यहाँ पर सन की रोशनी पड़ रही है और यहाँ से सन के साथ इसको अगर फिक्स पोजीशन में कर दिया गया है तो यहाँ पर तो अगर सैटेलाइट इधर देखेगी तो क्लियर दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको बताया ना कि जब रोशनी यहाँ पर आएगी तब ना दिखाई देगी। अगर रोशनी इस तरफ से आ गई, सन की प्रकाश अगर, सन की लाइट अगर इस तरफ आ गई तो क्या ये सैटेलाइट इस पर वर्क करेगी? नहीं करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये 24/7 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 24/7 नहीं होता है। मैं यहाँ पे कर दिया हूँ अच्छे से, 24/7 जो है ये नहीं होता है, ठीक है। और इसका हम लोग काम क्या कर सकते हैं? इसका काम हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेविगेशन के लिए क्या हम कर सकते हैं? भाई हम कैसे करेंगे नेविगेशन के लिए? अगर वो रात में काम ही नहीं कर रही है तो हम नेविगेशन के लिए कैसे काम कर सकते हैं? अगर सिर्फ नेविगेशन तो भाई कभी भी हो सकता है ना, डे में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग कभी कभी ना स्पाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पाई मतलब दिन में कहाँ क्या चीज़ है दिन में देख सकते हैं, तो स्पाई के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग GPS में। GPS का क्या है? GPS में होता क्या है, आपको पता है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है और ये मियो में होता है। क्या होता है? मियो में मतलब मियो को मैं बताया ना अभी, क्या था मियो, यहाँ पे देखे आप मियो, इसी को हम लोग बोलते हैं मियो, इसी को बोलते हैं, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तो मियो में क्या है ना कि मियो में कितना देखे थे हम लोग? 2000 से 20,000 के आसपास, 2000 से 20,000 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर हम लोग GPS के बारे में आगे में चूँकि हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए, हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे भी इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ये क्या होता है भाई?
तो ये है, इसका जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 35,786 किलोमीटर, मतलब 35,786 किलोमीटर। और इसका सबसे इम्पोर्टेंस क्या है ना कि ये 24/7 काम करता है, हर वक्त काम करता है। और इसका जो स्पीड होता है ना वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ये 24 आवर्स में क्या करता है, ये जो रिवॉल्व करता है, तो ये अर्थ के साथ जो है ना, अर्थ के साथ जो है ये अपने आप को मतलब सेट कर देता है, मतलब फिक्स कर देता है। क्या करता था, ऐसा लगेगा आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुल्लू नाम का एक लड़का है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका सेटेलाइट, यहाँ पर है आपका सेटेलाइट। तो अगर अर्थ के हिसाब से अगर मैं इसको सेट कर दूँ, इसका भी स्पीड इसके साथ मिला दूँ और 24 आवर्स में दोनों मैच हो जाए, मतलब क्या हो जाए, देखिए अर्थ कितना देर में घूमता है, 23 घंटा 56 मिनट लगता है कम से कम। तो इसके हिसाब से मैं सेटेलाइट को सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब बताइए मुझे, अगर ये अर्थ ऐसे घूमेगी तो गुल्लू यहाँ आएगा तो सेटेलाइट भी यहाँ आ जाएगी, राइट। फिर अगर गुल्लू यहाँ आएगा तो सेटेलाइट यहाँ आ जाएगी। तो गुल्लू को ये लगेगा ना कि ये सेटेलाइट मेरे ही ऊपर फोकस किया हुआ है और ये स्टैंड है, मतलब ये फिक्स्ड पोजीशन में। गुल्लू को तो यही लगेगा ना कि ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये नहीं लगेगा कि गुल्लू को कि ये फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, क्योंकि गुल्लू के साथ साथ ये सेटेलाइट भी मतलब मूव हो रही है। तो गुल्लू को यही लगेगा कि भाई ये फिक्स्ड है, ये मेरे पर ही है। तो अगर जब ऐसा चीज़ होगा तो क्या होगा, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करेगा और नेविगेशन में भी हेल्प करेगा। नेविगेशन में हेल्प नहीं करेगा, जब 24/7 है और वो फिक्स्ड पोजीशन में है तो ये नेविगेशन में हेल्प करता है। और इससे नेविगेशन, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, नेविगेशन जो है होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। देखिए ये थोड़ा सा इसमें मतलब इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं फिगर के थ्रू बता देता हूँ। मान लीजिए कि GSLV जो है, अभी मैं बताऊंगा कि GSLV के थ्रू कितने सारे चीज़ें हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी हम ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे कि चंद्रयान है ना, चंद्रयान वाला जो है, या मतलब चंद्रयान हम लोग कैसे लॉन्च किए थे, हम लोग किए थे GSLV के थ्रू। तो GSLV के थ्रू लॉन्च किए थे, तो डायरेक्ट यहीं से लॉन्च नहीं कर दिए थे चंद्रयान। आप कभी देखे होंगे, आप कभी देखिएगा, इस बार आप चंद्रयान 3 का वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से पहले एक लॉन्च किया गया, उसके बाद धीरे धीरे आते यहाँ पे आकर के बोला जाता है कि भाई अब जो है चंद्रयान, मतलब वो जो सेटेलाइट है, अब जा करके ऐसे करके। तो यहाँ पर हुआ कि यहाँ तक GSLV लेके आई, हेल्प की, और यहाँ से आने के बाद सेटेलाइट इस पॉइंट में आके लॉन्च करती है। क्या करती है, इस पॉइंट में आकर के लॉन्च करती है। तो इस पॉइंट में लॉन्च करती है, फिर अर्थ का 2-3 चक्कर लगाती है। अर्थ मान के चलिए ये है, तो इसका ना 2-3 चक्कर ऐसे लगाती है, फिर लास्ट में ऐसे करके पहुँच जाती है यहाँ पर। तो जो यहाँ से यहाँ का प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं GTO। यहाँ पे नाम भी क्या है, ट्रांसफ़र ऑर्बिट। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, GTO बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 है। ये हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। काफ़ी मतलब हम लोग करंट अफेयर्स भी है, तो चंद्रयान 3 इस बार ही लॉन्च हुआ है, तो करंट अफेयर्स है भाई हम लोग का। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे कि उसका पेलोड उलोड सारा चीज़ इन डिटेल देखेंगे। और मुझे लगता है कि चंद्रयान और आदित्य L1 से ये दोनों में से कहीं एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आने वाला है, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं टाइप ऑफ सेटेलाइट। टाइप ऑफ सेटेलाइट में क्या होता है ना, देखिए टाइप ऑफ सेटेलाइट में क्या होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट वाला सेटेलाइट को, तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सेटेलाइट जो है 19 अप्रैल, ये आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पूछ सकता है वैसे कि सबसे पहला सेटेलाइट एक्सपेरिमेंट कब हुआ था। तो 19 अप्रैल 1995 में हुआ था। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, इंडिया का जो फर्स्ट सेटेलाइट था, उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आप कभी सोशल मीडिया में एक फ़ोटो देखे होंगे। उस फोटो में आपको एक साइकिल में और ऐसे करके अपने हाथों से, मतलब पैदल साइकिल से मतलब ये लेके जा रहे हैं उसका इंस्ट्रूमेंट। तो वो आर्यभट्ट को ही बनाने के लिए उस वक्त ही आर्यभट्ट का काम चल रहा था। तो वो आर्यभट्ट को ही लॉन्च करने के लिए वो सारा चीज़ें आप कभी भी देखेंगे। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रही थी तो वो काफ़ी वायरल हो गया था कि देखिए फ्रॉम देयर टू हेयर, क्या यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ऐसे करके। तो हम लोग
अब हम लोग देखते हैं क्या है यूनिवर्सिटी सेटेलाइट। ये सब ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। यूनिवर्सिटी आपका क्या है यूनिवर्सिटी सेटेलाइट। यूनिवर्सिटी सेटेलाइट में क्या है ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च विसर्च होता है। इसका क्या है SRM एग्जाम्पल है, SAT एग्जाम्पल है, तो आपको ये सब जानना नहीं है, यही सब है। उसके बाद आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अच्छे से देखेंगे भी कि रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट क्या होता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट में क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ पे इतना लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अर्थ के जो है ना ये काफ़ी क्लोज होता है। क्या होता है, अर्थ के काफ़ी क्लोज होता है। क्या होता है, अर्थ के काफ़ी क्लोज होता है। और इसमें पेलोड्स होते हैं, जो पेलोड्स जो मतलब पेलोड समझते हैं, पेलोड जो होते हैं ना, पेलोड में कैमरा लगे हुए होते हैं, मतलब फोटोग्राफ, मतलब बहुत सारा चीज़ें लगी, मतलब फोटोक्रोमेटिक कैमरा लगे हुए होते हैं। इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर इनसेट विनसेट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चलेगा। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर कि अर्थ के काफ़ी क्लोज होते हैं और ये क्या करते हैं, क्या क्या। अब बोलिएगा सर इसका क्या काम है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का, तो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप नोट्स कीजिएगा, चूँकि यहाँ पर मैं इतना लिख नहीं पाऊँगा, चूँकि साहब बहुत सारा चीज़ है। तो अब बस एक रफ आइडिया रखिएगा कि उसमें ना मैपिंग, स्पाई, डिफॉरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्लानिंग, ठीक है, इसी टाइप से कोस्टल में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ओशियन का क्या ये है, वेदर कैसा चल रहा है, माइनिंग कहाँ हो रही है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, समझ गए। ये सारा चीज़ों को देखने के लिए पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन लेवल कितना घट रहा है, वो सारा चीज़ जो है ना, वेजिटेशन जो है, ये सारा चीज़ जो है ना, वो क्या है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। क्या है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो है ना वो मिनट लेवल में चेंज होते हुए देखता है। मतलब अगर 1 मिनट में कुछ चीज़ चेंज हुआ ना, मतलब मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ गया है ना, तो ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ये कर लेगी डिटेक्ट। और ये कौन सा वेब के थ्रू डिटेक्ट करती है, मतलब कौन सा वेब, इसको ऐसा तो कुछ होगा ना, मतलब वेब जिसके थ्रू ये कर देता है, तो वो होता है माइक्रोवेव। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट में कौन सा वेव यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपका होता है माइक्रोवेव यूज़। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं निसार प्रोजेक्ट। तो निसार प्रोजेक्ट क्या था ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो, ना एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये आपको पता है, जब नासा इसरो का नाम आ गया तो इसका मतलब है कि नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। तो बिल्कुल भाई, नासा और इसरो ने इसको मिलकर बनाया है। और नासा का एक ना लैब है जिसका नाम क्या है, जॉइंट प्रोपल्सन लैब। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया था। और ये किस पे काम करती है, ये पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे काम करती है। कहाँ काम करती है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस का मतलब समझते हैं ना, फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड, सन में, सन का इसमें अलाइनमेंट कर दिया जाता है। आपको मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सन सिंक्रोनस देख रहे हैं, सन का मतलब है कि सन के साथ उसको अलाइनमेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर निसार प्रोजेक्ट का क्या क्या बेनिफिट है, तो भाई बेनिफिट ये है कि वॉल्केनिक इरप्शन जो हो जहाँ जहाँ होता है उसको आप चेक कर सकते हैं कहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इकोसिस्टम कैसा है, नेचुरल हैजार्ड्स कैसे हैं, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, मेल्टिंग मतलब आइस का जो मेल्टिंग हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम देख सकते हैं, राइट। ये जैसे कि यहाँ देखा था ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट में, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट में मान लीजिए कि सारा चीज़ें जो बेनिफिट्स है उसी टाइप का है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं निसार प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कैसे हुआ था। ये है ना 2014 में जो है ये क्या किया गया था, साइन किया गया था, साइन। और 2014 में साइन करने के बाद हम लोग क्या बोले थे, मतलब हम लोग का साइन मतलब एग्रीमेंट में क्या था कि जनवरी 2024 में इसको हम कर देंगे लॉन्च। लेकिन किसी कारणवश हम लोग इसको डिले कर दिए हैं और अब का डेट क्या है, फरवरी 2025 के बाद हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। कब करेंगे, फरवरी 2025 के बाद इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। और एक इसमें एक चीज़ देखिएगा कि नासा जो है ना, नासा इसमें जीपीएस सिस्टम अपना देगी। ठीक है, और एल बैंड देगी। आपको इतना ही याद रखना है कि जीपीएस सिस्टम कौन देगी भाई, तो नासा देगी। किसमें, निसार प्रोजेक्ट में जीपीएस सिस्टम जो इनबिल्ट मतलब इनबिल्ट करेगी, उसमें जीपीएस सिस्टम जो डालेगी निसार प्रोजेक्ट में, वो कौन डालेगी, वो नासा डालेगी। लेकिन अब बोलिएगा भाई अपना इसरो फिर क्या क्या करेगी, तो इसरो क्या करेगी, अपना व्हीकल देगी। क्या देगी, लॉन्च व्हीकल। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल हम लोग अच्छे से काफ़ी पढ़ेंगे। तो हम लोग देंगे अपना GSLV, उसके बाद देंगे हम लोग स्पेस क्राफ्ट, बस
इतना ही हम ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि निसार प्रोजेक्ट में इसरो जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन किस टाइप का कर रहा है, क्या वो जीएसएलवी दे रहा है, पीएसएलवी दे रहा है, और सारा चीज़ आपको दे देगा, तो वहाँ पे जीएसएलवी दे रहा है। ठीक है, हम लोग जीएसएलवी दे रहे हैं उसमें, और नासा जो है अपना जीपीएस सिस्टम उसमें दे रहा है, और सब कुछ मिला करके मर्ज करके हम एक बना रहे हैं क्या, निसार प्रोजेक्ट। क्या बना रहे हैं, निसार प्रोजेक्ट। और ये लॉन्च नहीं हुआ है, अगर पूछ दे वहाँ पे कि लॉन्च हो गया है, तो भाई नहीं हुआ है लॉन्च। ठीक है, लॉन्च अभी नहीं हुआ है। 2024 जनवरी में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब इसको डिले करके फरवरी 2025 के बाद किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे इनसेट और जीसेट, ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें। इनसेट और जीसेट में क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें ना इनसेट जीसेट के बारे में, तो यहाँ पर इनसेट जीसेट में क्या है कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और ये काइंड ऑफ रीजनल जीपीएस है। क्या है, रीजनल जीपीएस। अब देखिएगा, अगर मल्टीपर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है तो ये 24/7 है, बिल्कुल है भाई, 24/7 भी है। और क्या है, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी होता है, कम्युनिकेशन इसके लिए भी होता है। ठीक है, इसके बाद डीटीएच सेवा आप देखते हैं ना, डीटीएच जो आप टाटा स्काई लगाते हैं या कुछ और भी लगाते हैं, समझ गए, तो वो डीटीएच भी जो है यहाँ से भी प्रोवाइड किया सकता है, और मार्केटिंग भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि रीजनल नेविगेशन जो होता है ना, रीजनल जीपीएस, मान लीजिए रीजनल जीपीएस ऑफ इंडिया, ये यहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। ये भी प्रोवाइड करती है, और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है गगन और IRNSS। हम लोग इसको अच्छे से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे IRNSS को, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से डिटेल मतलब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इनसेट जीसेट का क्या क्या काम है, 24/7 है, समझ गया। और ये वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकता है, टेलीकम्युनिकेशन भी कर सकता है, डीटीएच में वाला मतलब जो होता है वो सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें जो है ये आप बोलिएगा भाई कि कौन कौन सा मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। तो इसमें आप देखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, क्या क्या लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस होती है, दूरदर्शन होता है, AIR होता है, IMD होता है, ये सभी मिल करके इनसेट जीसेट के साथ मिल के मतलब काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लॉन्च व्हीकल। क्या है, लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल में क्या है ना, ये दो मतलब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये एक अपना कितना वेट ये मतलब ओन करती है, इसका अपना वेट कितना होता है, और उसमें हम लोग प्रोपेलेंट कौन सा यूज़ करते हैं। तो प्रोपेलेंट में कभी कभी हम लोग फ्यूल भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ करते हैं। फिर फ्यूल के साथ, अगर फ्यूल में आप देखिएगा अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, क्रायोजेनिक भी होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं एक फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, आपको पूछ लेगा कि लॉन्च व्हीकल में जो है ऑक्सीडाइज़र होता है, और ऑक्सीडाइज़र में है वो क्या मिलाया जाता है, उस किस चीज़ से ऑक्सीडाइज़र बनता है, तो उसमें होता है अमोनियम परक्लोरेट। क्या होता है, अमोनियम परक्लोरेट। और क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन, इसको हम लोग LOX भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग AP बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, हाइड्रोजीनियम नाइट्रोफॉर्मेट, मतलब HNF, हाइड्रोजीनियम नाइट्रोफॉर्मेट। ऑक्सीडाइज़र में ये 3 चीज़ें होती है, और भी चीज़ें होती है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि लॉन्च व्हीकल में जो प्रोपेलेंट होता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, मतलब प्रोपेलेंट में जो ऑक्सीडाइज़र यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, तो उसमें फिर मैं बता रहा हूँ, अमोनियम परक्लोरेट होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हाइड्रोजीनियम नाइट्रोफॉर्मेट होता है। ठीक है, और इसका अपना ऑन वेट में मतलब अपना वेट में क्या होता है, एक होता है एसेलेरोमीटर और एक होता है जायरोस्कोप। ये आप दोनों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोग देखिए मोबाइल जब खरीदते हैं ना, मैं आपको मतलब मोबाइल जब खरीदते होंगे ना, तो एसेलेरोमीटर और जायरोस्कोप आपको ज़रूर ऑप्शन में मिलता होगा कि भाई एसेलेरोमीटर इस मोबाइल में एसेलेरोमीटर है या जायरोस्कोप है। तो आप मुझे देखिए, एसेलेरोमीटर से UPSC एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आप मुझे एसेलेरोमीटर और जायरोस्कोप का डेफिनेशन बताइएगा विथ एग्जाम्पल। अगर आप भाई मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट कर देना। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर पार्ट 2 जो है ना, स्पेस का पार्ट 2 इतना लेट आएगा ना कि आपको पता देखिए, कोई मार्केट में आपकी यूट्यूब में या कहीं पे भी साइंस एंड टेक इस टाइप से नहीं करा रहा है। मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, बहुत क्रिस्प करा रहा हूँ, और बहुत टू द पॉइंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जिसका मुझे सही आंसर लगेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, या लाइक कर दूंगा, या उनका जवाब दे दूंगा, तो आप समझ लेंगे बाकी लोग। लेकिन प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिएगा, मुझे जानना है कि आप लोग कितना सीरियस हैं। ठीक है,
एसेलेरोमीटर और एसेलोमीटर यार, जायरोस्कोप, ये दोनों चीज़, ये देखिए वो टफ नाम है ऐसा लग रहा है, एसेलोमीटर और जायरोस्कोप के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं लॉन्च व्हीकल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है ना वो एसएलवी था, सेकंड जनरेशन जो है आपका एएसएलवी था, थर्ड जनरेशन में जो आपका है पीएसएलवी था, उसके बाद जीएसएलवी था, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है वो जीएसएलवी मार्क 3 आया है, या इसको आप एलएमबी 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल देखेंगे, इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि जीएसएलवी और पीएसएलवी में क्या फ़र्क है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पीएसएलवी में मतलब समझ रहे हैं ना, पोलर वाला है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी मतलब क्या है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी तो इसमें क्या होता है कि ये काइंड ऑफ आरएसएस होता है, मतलब आरएसएस मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह काम करता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, चंद्रयान 1 है। क्या है, चंद्रयान 1 जो गया था ना वो पीएसएलवी C11 के थ्रू गया था। किसके थ्रू गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बीपीएससी में आपको एकदम, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुस जाए चीज़, ठीक है। देखिए चंद्रयान 1 का जो लॉन्च व्हीकल था वो क्या था, पीएसएलवी C11, याद रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, इसी में पीएसएलवी के थ्रू हम लोग क्या मतलब भेजे थे, IRNSS। ये क्या है IRNSS, ये है आपका रीजनल जीपीएस। इसका वेट क्या है, 1100 से 1300 kg, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखिएगा, यहाँ पे है मंगलयान। मंगलयान किससे भेजे थे भाई, मंगलयान भी पीएसएलवी से भेजे थे। और अगर बीपीएससी और टफ करेगी ना तो उसका वो भी पूछ देगी कि भाई पीएसएलवी का कौन सा, तो पीएसएलवी का C25, क्या पीएसएलवी C25 से मंगलयान भेजा गया था। और इसका जो है वेट कितना था, 1350 kg था, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आदित्य L1। चूँकि आदित्य L1 अभी गया था, याद है ना, चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 हम लोग लॉन्च किए थे। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे कल कि आदित्य L1 में क्या क्या चीज़ें हो रहा है, क्या क्या पॉइंट है, L1 क्यों कहते हैं उसको, ठीक है। वो सारा चीज़ कल देखेंगे, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 दिन में ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि आदित्य L1 जो है ना वो पीएसएलवी C57 के थ्रू गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इस बार पूछ सकती है बीपीएससी कि आदित्य L1 जो है वो कौन सा व्हीकल में गया था, ठीक है, किस व्हीकल से गया था, पीएसएलवी C57। और इसका वेट कितना था, 1500 kg। अब आते हैं हम लोग जीएसएलवी पर। जीएसएलवी में क्या है ना कि इसका भी वेरिएंट होगा। तो इसके वेरिएंट होते हैं 2-3 टाइप के, ठीक है। तो इसमें होते हैं एक जीएसएलवी मार्क 1, एक होता है जीएसएलवी मार्क 2। तो जीएसएलवी मार्क 2 का जो क्या एग्जाम्पल है, इसमें शुक्रयान 1 को हम लोग भेजे थे। क्या भेजे थे, शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 जो है वो क्या था, जीएसएलवी मार्क 2 के थ्रू होगा, मतलब, ठीक है। अब जीएसएलवी मार्क 2 में भी 2 टाइप का है। क्या टाइप का है, 2 टाइप का है कि अगर 2500 kg है तो अगर जीटीओ में ये भेज रहे हैं, जीटीओ के थ्रू, क्या बोल रहे थे जीटीओ में कि लॉन्च कहाँ से होती है, बाद में होती है, वहीं से एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं होती है। मैं बताया था ना जीटीओ, ट्रांसफर ऑर्बिट, आप जाके देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे से देखिएगा उसको। तो अगर जीटीओ के थ्रू हमको भेजना है, जीटीओ में भेजना है, तो मेरा वेट कितना होगा, 2500 kg। कितना, 2500 kg, मतलब 2500 kg। अगर हम लोग लॉ अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे तो कितना हो सकता है, 5000 kg तक हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीएसएलवी मार्क 3 में। क्या आते हैं, जीएसएलवी मार्क 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट मी हाईलाइट द थिंग्स, एक सेकेंड, सॉरी। जीएसएलवी मार्क 3, ये क्या है ना जीएसएलवी मार्क 3 में कि चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च बाय द जीएसएलवी मार्क 3। कैसा, जीएसएलवी मार्क 3 के थ्रू चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वेट देख लीजिए यहाँ पर 3870 kg और 4000 kg चंद्रयान 3 का था। और
अब बोलिएगा भाई कि अब और भी पीएससी अगर आपसे टफ क्वेश्चन करेगी तो कैसे करेगी कि चंद्रयान 3 जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट के थ्रू किया गया था या जीटीओ में किया गया, तो वो जीटीओ के थ्रू किया गया था, जीटीओ ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू ये चंद्रयान 3 भी किया गया था, चंद्रयान 2 भी किया गया था। अब आते हैं हम लोग, जब जीटीओ होगा तो कितना होगा, वेट कम होगा 4000 kg के आसपास। लेकिन जब लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग भेजेंगे ना तो 8 to 10 टन के आसपास, मतलब 8 से 10 टन में हम लोग 8 से 10 टन तक भी हम लोग भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं, लियो ऑर्बिट में, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका गगनयान। क्या है, गगनयान। उसके बाद क्या है, स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन आपको पता है ना, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है स्पेस स्टेशन, मतलब 100 किलोमीटर 200। और लियो कहाँ तक था, कमेंट में बताइएगा फिर से। ठीक है, अरे चलिए मैं ही बता देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग ये था। ठीक है, 50 से 2000 किलोमीटर तक क्या था, लियो था, लो अर्थ ऑर्बिट। राइट, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है, गगनयान है आपका, स्पेस स्टेशन भी है। ये हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे गगनयान भी के बारे में अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा SLV। अब हम लोग देखते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में, देखते हैं अच्छे से। सबसे पहला लॉन्च व्हीकल क्या आया था, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 4 स्टेजेस थे। कितने स्टेजेस थे, 4 स्टेजेस थे। और ये चारों स्टेजेस जो थे वो सॉलिड थे। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर सॉलिड में क्या यूज़ करते हैं, बहुत आपको जानना है तो जानिए भाई, लीजिए। STPB नाम कभी याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ बस ऐसे, और लिखिएगा नाम। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटासिन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिसिन। याद नहीं होगा आपको, इससे जानना नहीं है। चलिए, और इसका एग्जाम्पल जो है ना वो क्या है आपका, रोहिणी। रोहिणी कब लॉन्च हुआ था, 1980 में। ठीक है, और रोहिणी जो लॉन्च हुआ था वो कौन सा व्हीकल से हुआ था, SLV-3 से हुआ था। किससे हुआ था, SLV-3 से। और पता है आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब रोहिणी हम लोग लॉन्च कर रहे थे ना SLV-3 के थ्रू, तो उसी वक्त ना हम लोग मेंबर बन गए थे किसका, स्पेस फेयरिंग नेशन का हम लोग मेंबर बन गए थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, आपको मैं आर्यभट्ट के बारे में बताया, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ। आर्यभट्ट जो है ना उसका जो केजी था वो 360 केजी था। और इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ था भाई, अब बोलिएगा सर उस वक्त लॉन्च व्हीकल नहीं बताया था, तो ले लो लीजिए भाई, बता रहा हूँ। लॉन्च व्हीकल जो था कॉस्मोस 3M रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया गया था। 90 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च किया गया था, वोल्गोग्राड लॉन्च, मतलब वोल्गोग्रैंड लॉन्च स्टेशन जो है वो रशिया से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, हमारे पास उस वक्त चीज़ें भी नहीं थी। कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको, रशिया से लॉन्च किया गया था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है हम लोग का ASLV में क्या है, 5 स्टेजेस होते हैं और सारे सॉलिड होते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में काम करता है। इसमें 150 kg के आसपास आप वेट को, मतलब 150 kg के अंदर आपका वेट रहना चाहिए सैटेलाइट का, तभी ASLV इसको ले जा सकती है। ठीक है, और लियो का क्या था, 50 से 2000 किलोमीटर। राइट, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग देखते हैं PSLV। भाई PSLV क्या है, तो PSLV में ना यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती है। मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले PSLV और GSLV के बारे में बता दिया हूँ। तो PSLV जो है पोलर वाला होता है। इसमें है ना सॉलिड लिक्विड भी यूज़, मतलब 4 स्टेज का होता है और 2-2 स्टेज, मतलब एक स्टेज सॉलिड होता है, फिर लिक्विड में जाता है, फिर सॉलिड में आता है, फिर लिक्विड में आता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब आप बोलिएगा सर लिक्विड कौन सा यूज़ होता है, तो भाई लो, इसको बोलते हैं लिक्विड UDMH, मतलब अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, लीजिए मैं बता देता हूँ। क्या बोलते हैं उसको, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन। आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको लिख नहीं पाऊँगा भाई, नाम ही बहुत टफ है, मुझे खुद ही याद नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं GSLV के बारे में। GSLV Mark 3 को ही ना हम लोग क्या बोलते हैं, LVM-3 भी बोलते हैं। आपको किसी चीज़ में आप अगर
LVM-3 आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज मत करना। तो GSLV मार्क 3 या LVM-3 में भी कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है? यूनिक है। क्या है क्या है यूनिक? यहाँ पर है सॉलिड, फिर उसके बाद आता है आपका लिक्विड, लेकिन उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीडाइज़र नहीं भाई, क्रायोजेनिक होगा यहाँ, क्रायोजेनिक। तो उसके बाद आता है आपका क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक क्या होता है पता है आपको? क्रायोजेनिक कुछ नहीं होता है, ये है ना, ये काफ़ी लो टेम्परेचर में हाइड्रोजन को हुआ या ऑक्सीजन को हुआ, काफ़ी लो टेम्परेचर में लेके जाता है, काफ़ी लो, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस माइनस में, इतना के आसपास लेके जाती है, तब जा कर के ये लिक्विड में, ये लिक्विड और फ्यूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। इसको खूब ठंडा करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चिल कर देते हैं, उसके बाद ये बन जाती है लिक्विड। और लिक्विड जब बन जाती है तो इसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यही होता है क्रायोजेनिक इंजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर देते हैं हम लोग, उसका फ्यूल को यूज़ करते हैं। तो उस फ्यूल को यूज़ करने के लिए जो इंजन चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा GSLV मार्क 3 के बारे में देखते हैं। अरे ये तो था, अभी तो देखा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल नहीं था, यहाँ मैं इन डिटेल बताता हूँ। तो आपको पता ही है 3 स्टेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लो टेम्परेचर का, के लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कहाँ से लिया गया था इसको? रसिया से लिया गया था। और सबसे पहला जो मतलब लॉन्च व्हीकल था ना, उस लॉन्च मतलब क्या, कौन सा लॉन्च व्हीकल? क्रायोजेनिक इंजन के थ्रू बनने वाला सबसे पहला लॉन्च व्हीकल कौन सा था? GSLV D5। क्या था? याद रखिएगा इसको, GSLV D5। और ये इसरो बनाया था, और ये फर्स्ट इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन था जिसका वेट था 1982 kg। कितना? 1982 kg इसका वेट था, और ये फर्स्ट इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन था। इसका जो है ये कहाँ बनता है इंडिया में? आप बोलिएगा सर बनता कहाँ है? तो ये बेंगलोर में बनता है, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। ठीक है, और फर्स्ट इंजन जो है ना, फर्स्ट इंजन जो बनाया था क्रायोजेनिक के बेस्ड पे, उसका नाम था आपका CE-20। क्या नाम था? CE-20। कौन बनाया था? इसरो। और क्या था? चंद्रयान 3 में इसको लगाया गया था। अब आपसे अगर BPSC बहुत टफ सवाल पूछ दे तो ये पूछ सकती है कि चंद्रयान 3 में जो क्रायोजेनिक इंजन था उसका नाम क्या था? क्या था? क्या था नाम? CE-20। क्या था? CE-20। अब हम लोग आते हैं, अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि GSLV मार्क 3 से MK3, मतलब ये मत समझिएगा, देखिए MK3 को ही हम लोग ना मार्क वही बोलते हैं, मतलब MK शॉर्ट फॉर्म है। मैं लिख देता हूँ यार, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाओगे तो फिर दिक्कत ही है। GSLV मार्क 3 या LVM-3 इसी को बोलते हैं ये, और इसका शॉर्ट नेम है GSLV MK3। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? आप पूछेंगे सर इस लॉन्च व्हीकल से कौन सा चीज़ें हम लोग भेजे हैं? तो भाई हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे, चंद्रयान 3 भेजे हैं, गगनयान भेजे हैं, और स्पेस स्टेशन भेजे हैं। क्या क्या भेजे हैं? इस स्पेस स्टेशन में हम लोग जब ये करते हैं चीज़ें बना, मतलब स्पेस स्टेशन को जो सेटअप करते हैं तो वो GSLV MK3 से ही करते हैं। अब आप बोलिएगा सर स्पेस स्टेशन कैसे आ गया? लो भाई देखो कैसे आ गया। कहाँ गया था वो? एक सेकंड देखिए GSLV में क्या था? स्पेस स्टेशन था। चूँकि 20 टन तक माल, 20 टन तक जो है वेट, जो मतलब माल होता है ना रे भाई, जितने सारे मतलब स्पेस बनाने के लिए कितने सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा चीज़ माल मटेरियल लेने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वेट होता होगा। तो 20 टन तक ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकती है। क्या ले जा सकती है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में 20 टन तक। चूँकि स्पेस स्टेशन का वेट क्या होता है? 20 टन के आसपास होता है। तो यहाँ पे 8 से 10 है, बट मान लीजिए कि अगर 8 से 10 भी है तो आप स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए आप GSLV मार्क 3 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसका किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत, तो उसमें क्या होगा? उसमें वेट कम कर दीजिए आप, और वेट कम करके आप क्या लॉन्च कर दीजिए? चंद्रयान 1-2 लॉन्च कर दीजिए, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दीजिए, गगनयान भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, होप यू आर, मतलब आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये,
आपको बता रहा हूँ, और फैक्चुअल भी है, टेक्निकल भी है। तो आपको समझना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, 1-2 बार, तब आपको समझ में आएगी। मैं ये सारा PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, ठीक है। और मैंने 2 सवाल किया है, क्या सवाल किया था याद है? वो सवाल को जवाब देना है, अदरवाइज़ मैं समझूंगा कि यू ऑल गाइज आर नॉट सीरियस टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर। देन आई विल थिंक कि भाई क्यों ही वीडियो लेके आऊँ, इतना मेहनत करके 6-7 घंटा मेहनत करूँ फिर लेके आऊँ, क्यों लेके आऊँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं जेट प्लेन और कन्वेंशनल या कमर्शियल प्लेन। जो हम लोग जाते हैं ना हवाई जहाज़ में, जो हम लोग बैठते हैं, उसमें और जेट प्लेन में क्या फ़र्क है। तो जेट प्लेन क्या होता है ना कि जेट प्लेन में ये भी स्ट्रेटोस्फेयर से ही चलता है, आपको पता है ना। ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों चलता है? चूँकि वहाँ डिस्टर्बेंस कम होता है, वहाँ वर्टिकल एयर नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन को उड़ाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो काफ़ी, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में भी जो हायर है ना, मान के चलिए ये स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इस एरिया में जेट प्लेन उड़ती है। तो ये यहाँ पे क्या वाइंड होता है? हॉरिजेंटल वाइंड, मतलब विंड होता है। और इसमें जो डिस्टर्बेंस है, टर्बुलेंस है, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद रहता है। लेकिन कमर्शियल प्लेन में क्या होता है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर है ना, मान के चलिए ये दोनों स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कमर्शियल प्लेन यहाँ चलती है इस डायरेक्शन में, और वहाँ पर थोड़ा सा वर्टिकल विंड आता है, जिससे टर्बुलेंस, जब वर्टिकल विंड आएगा भाई इस टाइप से, तो टर्बुलेंस होगा ना, तो टर्बुलेंस होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। आप कभी अगर फ़्लाइट में ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जब फ़्लाइट चलती है तो लगता है कि मतलब कहीं जर्किन तो नहीं है, कहीं मतलब गड्ढा उड्ढा में तो नहीं चल रहा है, तो वो गड्ढा नहीं है भाई, वो टर्बुलेंस ही होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं जेट इंजन के बारे में। जेट इंजन में ना क्या है कि जेट इंजन को ही हम मतलब जेट इंजन कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, ये मैक स्पीड से चलता है। तो मैं आपको डिफेंस में बताया था कि मैक नंबर क्या होता है, पर फिर भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। मैक नंबर होता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में साउंड का एयर में क्या स्पीड है, उस स्पीड से अगर कुछ चीज़ चलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मैक नंबर। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, और तीसरा होता है हाइपरसोनिक। अब आप बोलिएगा सर ये सबसोनिक का क्या एग्जाम्पल है? तो भाई इसका एग्जाम्पल है टर्बोजेट। और टर्बोजेट क्या है? ये 20 से 25 किलोमीटर के आसपास, मतलब इसका जो वो होता है स्पीड है वो इतना होता है। उसके बाद जो है क्या है, टर्बोजेट जो है 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में चल सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं सुपरसोनिक में। सुपरसोनिक में क्या है, इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है आपका रैमजेट। क्या है? रैमजेट। और इसका क्या बोलते हैं, इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड बोलते हैं, इसका डिस्टेंस क्या होगा, बार बार स्पीड बोल रहा हूँ। इसका डिस्टेंस होगा, ये 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रैमजेट चलती है। और किस स्पीड से चलती है? सुपरसोनिक से चलती है। अब बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ और, सबसोनिक जो है ना वो लेस देन 1 मैक होता है। 1 मैक क्या होता है? लेस देन 1 मैक। ये सुपरसोनिक क्या होता है? ये होता है आपका 1 से 5 मैक के बराबर, ठीक है। और हाइपरसोनिक में क्या होता है? मोर देन 5 मैक के स्पीड। ये मैं आपको डिफरेंस में बता चुका हूँ। हाइपरसोनिक अगर 5 मैक से ऊपर है अगर, तो वो हाइपरसोनिक है, ठीक है। अब हम आते हैं हाइपरसोनिक का एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। हाइपरसोनिक का इंजन थोड़ा देखते हैं, उसमें बोलते हैं हम लोग स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट जो है वो उसका डिस्टेंस कितना होता है? 40 से 50 किलोमीटर के बीच में इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब इतने डिस्टेंस में ये, और 5 मैक के स्पीड से, मोर देन 5 मैक के स्पीड से चल सकता है, ठीक है। चलिए तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और
आपको जनरल स्टडीज़ का तो आप देख ही रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, आपको बिहार स्पेशल का पूरा प्लेलिस्ट लगभग बन गया है, ठीक है। ज्योग्राफी का भी लगभग कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी। इकोनॉमी भी कंप्लीट होने वाली है, मैथमेटिक्स हो रही है, मंथली करंट अफेयर्स नहीं बल्कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स चल रहा है, जिसमें पर्सनालिटी वाले हो गया है, सबमिट्स वाले हो गए हैं, जितने सबमिट्स इंटरनेशनल नेशनल हैं। और उसमें पता है मिक्स किया जा रहा है, इंटरनेशनल नेशनल और बिहार का, तीनों का मिक्स करके आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और आप अगर नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप 2 सवाल का तो पहले जवाब दे दीजिएगा, और उसके बाद जो है ना, आपको 2 सवाल का क्या क्या जवाब देना था। सवाल क्या था, मैं खुद ही भूल गया, बताइए। सवाल अच्छा हाँ, सवाल ये था एसेलोमीटर और जायरोस्कोप में जायरोस्कोप किसको कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए गूगल लिंक में आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, चूँकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो को लेके आता हूँ। मैं देखा यूट्यूब में कि कोई साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा रहे हैं, साइंस एंड टेक लेक्चर मतलब पेड कोर्स में भी नहीं है। तो मैं सोचा कि साइंस एंड टेक का वीडियो लेके आऊँ, तो हमारी टीम ने साइंस एंड टेक का भी वीडियो लेके आई। तो आप ना, हम लोग काफ़ी न्यू हैं अभी इसमें यूट्यूब में, तो आप हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। और एक्चुअली ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल एक्चुअली, कि हम लोगों को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जितने भी सब्सक्राइबर अब तक हैं ना, वो सब्सक्राइबर मेरे अपने नहीं हैं, मैं उसमें सिर्फ 8-10 आदमी को ही जानता हूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं जानता हूँ वहाँ पर पर्सनली। तो वो सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मतलब ऑर्गेनिक हैं। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको फॉर्म भरिए, समझ गए। ये सारा प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए। और मेंटोरशिप भी आप अवेल कर सकते हैं। मेंटोरशिप के लिए आपको टेलीग्राम में जाइएगा तो मतलब मेंटोरशिप का जो आईडी है वो आपको पिन मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन का मैं 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, एसेलोमीटर और जायरोस्कोप, ये दोनों का आप बता दीजिएगा। और क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमारा फ्री इनिशिएटिव को, एनालाइजर जीएस का फ्री इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब करवाइए, मतलब आप शेयर कीजिए बीपीएससी वाले बच्चों के साथ, मतलब साथ ऐसा नहीं कि आप कहीं भी करवा रहे हैं, ये मत कीजिएगा। बीपीएससी वाले बच्चों के साथ उनको भी थोड़ा सा, अगर उनका भी कोई चीज़ अगर नहीं है, डिफेंस नहीं क्लियर है, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्या पता उनका ही सिलेक्शन हो, आपका भी सिलेक्शन हो, उनका अच्छा रैंक हो, आपका भी अच्छा रैंक हो, उससे उनके थ्रू, मतलब दोस्ती में ऐसा होता है, ठीक है। आप अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो रिवाइज़ भी आपका ईजी हो जाएगा, वो आपका दोस्त पढ़ेगा तो आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, अपना बहुत बहुत आप लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, थैंक यू।